नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने पर बोले सीएम केजरीवाल, पैनिक होने की जरूरत नहीं, एलएनजेपी में बना स्पेशल वार्ड। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, इस युद्ध में भारत को नहीं मिला था दुनिया का साथ। गुड गवर्नेंस की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल, बैठक में नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। अग्निवीर भर्ती पर राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम के इस नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों खतरे में। और संजय राउत बोले, उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना नहीं, शिंदे सरकार को लेकर की भविष्यवाणी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज स्थिर है और ठीक रहा है सब कुछ, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे बताया कि हमने एलएनजेपी में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया है। हमारी सबसे अच्छी टीम दिल्ली वासियों में मंकी पॉक्स को फैलने से रोकने और उनकी रक्षा करने के लिए जो है आवश्यक कदम भी उठा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। 31 साल का शख्स हिमाचल प्रदेश से लौटा था, जिसके बाद उसे बुखार चढ़ा और धीरे धीरे मंकी पॉक्स के शरीर में लक्षण देखने को मिले। बताया जा रहा है कि मरीज को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में स्थिति जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 साल का व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित मिला है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। देश में मंकी पॉक्स का ये चौथा केस सामने आया है। वहीं बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के किसी के संक्रमित होने का देश में यह पहला केस बताया जा रहा है। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला यूएई से एक शख्स के केरल लौटने के बाद 14 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद मरीज को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत अब एक ताकतवर देश बन गया है। सेना के जवानों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कारगिल युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय देखने को मिला। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि थल सेना के सपोर्ट में वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया, तो जल सेना ने अरब सागर में कराची तक पहुंचने वाली समुद्री रास्तों को अवरुद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाई। पीओके हमारा है और पाकिस्तान बार बार मार खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। साल 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। कारगिल युद्ध में भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ये दुस्साहस फिर से करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आशा है कि पाकिस्तान सद्बुद्धि से काम लेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार दुनिया का समर्थन भारत को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी भारत ने पूरी दम से इस युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की। पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी और पाकिस्तान अब फिर भी बाज नहीं आया तो फिर उसे धूल चटाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कोई आग दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में हो रही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने पहुंच गए हैं। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर यह बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पुष्कर सिंह धामी, हेमंत विश्व शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, प्रमोद सावंत, केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, देवेंद्र फडणवीस, बीरेंद्र सिंह, बसवराज बोम्मई, जयराम ठाकुर भी मौजूद है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक को 2024 की तैयारी के रूप से जो है देखा जा रहा है और इससे पहले यह बैठक बनारस में हुई थी। देश भर में आज अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है और इसके तहत यूपी के कानपुर में 17 सेंटर पर परीक्षा हो रही है, जिसमें 33,150 परीक्षार्थी भी शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस योजना को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है और ट्वीट में लिखा है कि देश में 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उसमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिलती है।
4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और अपने ट्वीट में आगे लिखा कि प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों ही खतरे में है। 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 3,000 को नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री की प्रयोगशाला के इस नए एक्सपेरिमेंट से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों भी खतरे में है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए की जा रही परीक्षा 3 शिफ्ट में हो रही है। पहली शिफ्ट सुबह 8:45 बजे परीक्षा शुरू होगी, लेकिन छात्रों को 7:30 बजे ही सेंटर पहुंचना आवश्यक बताया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। उस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हमारी आवाज दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हम लोग चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है। संजय राउत ने आगे दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के काफी करीबी रहने वाले संजय राउत ने आगे कहा कि चंद्रकांत पाटिल ने कल बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में जो कहा उनके दिल की बात जुआ पर आ गई है। चंद्रकांत पाटिल ने जो है शनिवार को कहा था कि दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। राउत ने दोहराते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना करना भी संभव नहीं है। हमारी आवाज को फडणवीस बंद नहीं कर सकते। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने पर बोले सीएम केजरीवाल, पैनिक होने की जरूरत नहीं, एलएनजेपी में बना स्पेशल वार्ड। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, इस युद्ध में भारत को नहीं मिला था दुनिया का साथ। गुड गवर्नेंस की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल, बैठक में नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। अग्निवीर भर्ती पर राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम के इस नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों खतरे में। और संजय राउत बोले, उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना नहीं, शिंदे सरकार को लेकर की भविष्यवाणी। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रदेश में प्रत्येक परिवार को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ दिलाने के लिए परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन की तैयारी तेज हो गई है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की आईडी बनाई जाएगी और भविष्य में सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ लेने और प्रमाण पत्र बनवाने में यह आईडी जरूरी होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शनिवार को योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवार के पहचान पत्र का डाटा के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन परिवारों के राशन कार्ड बने हैं उनकी राशन कार्ड संख्या ही परिवार की आईडी होगी। जो परिवार राशन कार्ड के पात्र नहीं है उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से निःशुल्क परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए सभी विभागों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों का डाटा परिवार ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। योजना लागू होने जाति निवास सहित अन्य प्रमाण पत्र आसानी से बन सकेंगे। योजना के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेकर लाभार्थियों का आधार कार्ड का सत्यापन भी कराया जाएगा। लाभार्थी परक योजनाओं को 100% आधार से जोड़ा जाएगा। लाभार्थी के आधार न होने पर दशा में उसके साथ में आधार नंबर प्राप्त करने और संबंधित विभाग की ओर से अभियान चलाकर 15 अगस्त तक आधार कार्ड बनवाया जाएगा। आय, जाति, जन्म, मृत्यु और निवास प्रमाण पत्र समेत विवाह पंजीकरण को आधार से जोड़ा भी जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जाएगी। गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप सिंह रूपा के गांव भकना के पास हुई मुठभेड़ मामले की जांच के लिए अब पुलिस विभाग ने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी है। इनकी मजिस्ट्रियल जांच पहले ही अजनाला के एसडीएम की ओर से की जा रही है। कानूनी कार्रवाई के तहत किसी भी मुठभेड़ व पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों के लिए जहां मजिस्ट्रियल जांच जरूरी होती है, वहीं उनके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट भी जरूरी होती है। इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है, जिसने शनिवार को अपना काम भी शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक टीम पहले ही इस घटनाक्रम को लेकर यहां सभी आवश्यक सबूत जुटा रही है, वहीं इसकी गहराई से जांच भी की जा रही है। इस टीम का गठन आईजी बॉर्डर रेंज मोहनशीष चावला की देखरेख में किया गया है और इसकी जिम्मेदारी एसपी डिटेक्टिव गुरदासपुर को सौंपी गई है। उनके साथ इस टीम में अमृतसर ग्रामीण के डीएसपी, अजनाला थाना और धरिंडा के प्रभारी को भी शामिल किया गया है। राजधानी में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल भी चलता रहा और उमस से लोग भी बेहाल दिखे और बारिश का इंतजार लोग अभी भी कर रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में सुबह से ही सूरज और बादलों के बीच आग मिचौली का खेल भी चल रहा है। बीच बीच में काले बादलों ने आसमान में डेरा डाले रखा है, लेकिन बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई है। हवा में नमी का स्तर 69 से 100% रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर यानी कि 34.9 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 कम यानी कि 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और इसके अगले दिन भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। हालांकि बारिश की अधिक संभावना है। दिल्ली में जुलाई की बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। 1 जुलाई से लेकर अब तक 120 मिमी से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर बारिश का रिकॉर्ड 210.6 मिमी है। हालांकि इनमें से सबसे अधिक बारिश 30 जून और 1 जुलाई के बीच रात में 117 मिमी से अधिक दर्ज की गई थी। सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है और जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय दंड संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आता है।
पत्र के मुताबिक भारतीय झंडा संहिता 2002 में 20 जुलाई 2022 के एक आदेश के जरिए संशोधन किया गया है और अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी और इस तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा या कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बना होगा। इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। पार्थ चटर्जी ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाने की अनुमति दी है। ईडी हिफाजत से पहले पार्थ चटर्जी की पहली रात अस्पताल में बीती। पार्थ चटर्जी को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के केबिन में रखा गया है। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि कल से अब तक कई सारे टेस्ट किए गए हैं और उनकी हालत स्थिर है। वहीं ईडी सूत्रों की एजेंसी के अधिकारी पार्थ के अस्पताल जाने से बेहद नाराज हैं। वहीं अब उन्हें सोमवार कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। पार्थ के वकील सोमनाथ मुखर्जी ने कोर्ट से कहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में अभी उन्हें समय और देना चाहिए, उन्हें पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं इसी मामले में पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को बैकशॉल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी की ओर से हिरासत की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से ईडी को शुक्रवार को 21 करोड़ रुपए नकद मिले। ईडी ने पहले पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अर्पिता को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं अर्पिता के फ्लैट से कुछ विदेशी मुद्रा और जेवरात भी बरामद हुए हैं। ईडी के एक अधिकारी ने अर्पिता की गिरफ्तारी पर बात करते हुए कहा कि इसे एसएसटी घोटाले में अर्पिता का भी संबंध दिख रहा है। अर्पिता जब्त रुपयों का स्रोत नहीं बता पा रही हैं, जिस कारण हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे और उनकी हिरासत की मांग भी रखी जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने पर बोले सीएम केजरीवाल, पैनिक होने की जरूरत नहीं, एलएनजेपी में बना स्पेशल वार्ड। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, इस युद्ध में भारत को नहीं मिला था दुनिया का साथ। गुड गवर्नेंस की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल, बैठक में नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। अग्निवीर भर्ती पर राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम के इस नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों खतरे में। और संजय राउत बोले, उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना की कल्पना नहीं, शिंदे सरकार को लेकर की भविष्यवाणी। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर।
भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए आज से परीक्षा शुरू हो गई है। दिल्ली, कानपुर, पटना समेत देश के कई हिस्सों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 24-31 जुलाई तक देश भर के 250 सेंटर्स पर आयोजित हो रही है। दिल्ली में ये परीक्षा केंद्र संख्या 239 के एसडी पब्लिक स्कूल में हो रही है। यह सेंटर बीयू ब्लॉक में पीतमपुरा, नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा केंद्र संख्या 242 महाराजा अग्रसेन ग्लोबल स्कूल, लक्ष्मी राम पार्क, सेक्टर 22 रोहिणी के सामने दिल्ली में आयोजित हो रही है। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए यह परीक्षा 8 दिनों तक चलेगी। देश भर में 250 सेंटर पर आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की परीक्षा के लिए दिल्ली समेत देश के कई शहरों में 250 सेंटर बनाए गए हैं। पीतमपुरा, रोहिणी, आनंद विहार समेत कई और जगहों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षा को लेकर खास इंतजाम भी किए गए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी के कई शहरों में वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए परीक्षा चल रही है। कानपुर में इसके लिए कमिश्नरी और आउटर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। समाजवादी पार्टी के साथ तलाक के बाद अब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के दूसरे गठबंधन में जाने की खबरों पर अब जोर पकड़ लिया है। कुछ राजनीतिक के जानकारों की माने तो सुभाषपा अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर ओपी राजभर के बयानों से अब कुछ नए संकेत भी मिलने लगे हैं। शनिवार को सपा द्वारा जारी चिट्ठी के बाद ओपी राजभर के माध्यम से एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पहले चरण का विधानसभा चुनाव हुआ तभी मैंने कहा था कि अति पिछड़ों को टिकट दीजिए। कश्यप, पाल, प्रजापति, नाई, गौंड, धोबी, पासी, खटीक और लोहार को टिकट दीजिए, लेकिन उनके दिमाग में मेरी बात नहीं जमती थी। हम पिछड़ी जातियों के लिए लड़ते रहे, उनको इस बात का बुरा लगता रहा। वो चाहते कि हम उनके सुर में सुर मिलाकर बात करते रहें, लेकिन मैंने किसी के साथ सुर में सुर नहीं मिलाया और अपने हिसाब से काम किया। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के पास ना तो पिछड़ों और ना फिर राजभर टिकट देने की बात कही और इसके लिए मैं कहता रहा कि लड़ता रहा, लेकिन आज मुझे उन्होंने तलाक दे दिया। हम मिले सीएम योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह हो गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मिले तो बहुत अच्छा है। सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, हम वहां बताएंगे, बात करेंगे, देखें वो क्या कहते हैं। वहीं राजभर के बेटे और पार्टी महासचिव अरविंद राजभर ने चिट्ठी में कहा कि मैं जानता हूं कि द्रौपदी मुर्मू हमारे बीच से हैं। ये बात अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। मुझे अब कहां जाना है इसका फैसला अब आप नहीं बल्कि हमारी पार्टी और कार्यकर्ता करेंगे। जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के सरौनी गांव में 17 जुलाई को रात्रि में एक घर में घुसकर लड़की के साथ की गई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को जो है एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नवादा पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने पीड़िता से घटना की पूरी जानकारी भी ली। चिराग पासवान ने कहा कि रात्रि में ताला तोड़कर किसी के घर में पुलिस का घुसना वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इतना गंभीर मामले से अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जो बड़ी ही शर्म की बात है। इस दौरान चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। आज से पहले किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इतनी रात में पुलिस दरवाजा तोड़कर किसी के घर में नहीं घुसती है और बिहार के नवादा में बिना महिला कांस्टेबल के किसी के घर में घुसकर पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। यहाँ कानून अब बचा नहीं है। इसका जवाब बिहार के सीएम नीतीश कुमार को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा शनिवार को शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें उन दोनों से कहा गया कि उन्होंने जहां सम्मान उनको मिले वो वहीं चले जाएं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा गठबंधन का हिस्सा रहे महान दल प्रमुख केशवदेव मौर्य ने बड़ा खुलासा किया है। महान दल प्रमुख ने कहा है कि सपा और सुभाषपा का गठबंधन नहीं होना चाहिए था। मैंने सपा के नेताओं को पहले ही अवगत करा दिया था कि अखिलेश यादव ओपी राजभर से गठबंधन न करे, लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। 4 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को लखनऊ में बंगला दिया था। शिवपाल यादव अखिलेश के सामने मदद कर रहे थे, लेकिन पीछे से नुकसान भी पहुंचा रहे थे। मैंने सपा के नेताओं से कहा था कि राजभर की डोरी बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। केशवदेव मौर्य ने आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा बीजेपी ने दी है। सपा के साथ जो है वो गठबंधन में है और बसपा में जाने की बात करते हैं।
राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन तोड़कर बीजेपी को वोट दिया। राजभर क्या आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के हिसाब से समर्थन करेंगे? राजभर जैसे लोग राजनीति को गंदा कर रहे हैं, हमें भी शर्मिंदगी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले केशव देव मौर्य शनिवार को सपा विधायक आजम खां से भी मिलने उनके घर पर गए हुए थे। राष्ट्रपति ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण कानून को दोबारा संशोधन के लिए हरियाणा सरकार के पास भेजा है। सरकार पिछले 7 साल से संगठित अपराध के खिलाफ कानून बनाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक यह नहीं बन पाया। इससे पहले वर्ष 2020 में भी राष्ट्रपति ने कुछ सुझाव देते हुए कानून को संशोधन के लिए सरकार के पास भेजा था। सरकार ने उसके बाद नए सिरे से विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कर भिजवाया, लेकिन उस पर भी राष्ट्रपति ने आपत्ति जताई। अब इसे संशोधित कर दोबारा राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। फिलहाल संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत कुछ संशोधन किए जाने वाले हैं और जिन पर विचार भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आगामी मानसून सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है, क्योंकि विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद ही उसे नए प्रारूप में राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने नवंबर 2020 से पहले पारित हो चुके हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2019 को विधानसभा में वापस ले लिया था। विधेयक में कुछ धाराओं को हटाकर नई धाराओं को भी जोड़ा गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।